हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हमने जो है कल जो हमने एक क्वेश्चन किया था विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में से, पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स। तो हम वो क्वेश्चन अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है तो आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। सेकेंड ईयर MA इंग्लिश नोट सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जो आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक मैंने उसमें जो डाला है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं आगे भी सारे नोट्स डालूँगी, तो आपको अगर अच्छे लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। आर्नल्ड्स टचस्टोन मेथड, सेकंड क्वेश्चन है ये। तो द टर्म टचस्टोन वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय फेमस विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड ने इस टचस्टोन मेथड का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। कौन से में, किस ऐसे में? द स्टडी ऑफ पोइट्री ऐसे में यूज़ किया था, विच अपीयर्ड इन 1880 में ये अपीयर हुआ था। ही रोड दिस एट अ टाइम व्हेन डिफरेंट क्रिटिक्स वर टेकिंग अगेंस्ट लिटरेचर। जब डिफरेंट क्रिटिक्स थे वो लिटरेचर के खिलाफ बोल रहे थे। वन ऑफ द मेजर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट लिटरेचर वाज दैट इट हैज़ नो डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी। तो ये बोल रहे थे कि इसका, लिटरेचर का इकोनॉमी में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये कोई इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर रही है लिटरेचर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, it has no direct contribution in the economy, hence literature is unimportant and one should not टेक इट सीरियसली। तो सबने कहा कि ये अनइम्पोर्टेंट है, जो क्रिटिक्स थे, कि इसका इकोनॉमी में कोई यूज़ नहीं है, तो ये अनइम्पोर्टेंट है, तो इसको सीरियस ना लो। तो आर्नोल्ड ऑल्सो काउंटर्ड दिस आर्ग्यूमेंट बाय सेइंग दैट, आर्नोल्ड ने इस आर्ग्यूमेंट को कैसे जो है काउंटर किया, वेरी सून लिटरेचर एंड पोइट्री विल टेक ओवर फिलोसफी को टेक ओवर कर लेंगे, फिलोसफी से आगे चले जाएंगे। विदाउट लिटरेचर साइंस इज़ इनकम्प्लीट, और लिटरेचर के बिना साइंस जो है इनकम्प्लीट रहेगी। ठीक है, जो ये टचस्टोन मेथड है, ये इसका जो ये टूल्स है, इसमें जो स्किल आएगी, वैल्यू ऑफ कस्टमर आएगा, नॉलेज आएगी। अगर स्किल होगी, नॉलेज होगी, और जो टूल्स उसने यूज़ किए हैं, उसकी स्किल, उसकी नॉलेज और उसके जो टूल्स उसने यूज़ किए हैं अपनी जो पोइट्री लिखने में, अपना जो लिटरेचर लिखने में, तो उसकी वजह से ही जो क्या बोलते हैं, जो रीडर्स हैं वो आएंगे। उसकी क्वालिटी ऑफ जो वर्क है वो इंक्रीज़ होगी, जो अगर उसके टूल्स अच्छे होंगे, उसमें स्किल होगी, उसके ऊपर, उसके अंदर नॉलेज होगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, तो ही तो रीडर्स आएंगे ना। द टचस्टोन मेथड इज़ अ शॉर्ट कोटेशन फ्रॉम अ रिकोगनाइज पोइटिक मास्टरपीस द स्टडी ऑफ पोइट्री। ये शॉर्ट कोटेशन है, किसमें से? पोइट्रिक मास्टरपीस में द स्टडी ऑफ पोइट्री, एम्प्लॉयड एज स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टेंट कंपैरिजन फॉर जजिंग द वैल्यू ऑफ अदर वर्क्स। मतलब दूसरों के वर्क्स को जज करना, ये जो टचस्टोन मेथड के टचस्टोन मेथड क्या था, अगर उस इंसान ने टूल्स अच्छे डाल रखे हैं, उस जो राइटर ने, उस पोएट ने, या कोई ड्रामेटिस्ट है, कोई क्रिटिक है, अगर उसने टूल्स अच्छे डाल रखे हैं, उसके अंदर स्किल्स है, उसके अंदर नॉलेज है, तो उसके बेस पे हम जो है उसके वर्क को जज कर सकते हैं। पोइट्री इज़ इंटरप्रिटेटिव बाय हैविंग नेचुरल मैजिक इन इट एंड मोरल प्रोफंडिडिटी। तो पोइट्री के अंदर क्या है? नेचुरल मैजिक है, और अगर उसके अंदर मोरल, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग, उसमें भी यही बात है। अगर पोइट्री जो है उसका कोई मोटिव है, उसका कोई मोरल है, उसके अंदर मोरल एथिक्स हैं, तो वो पोइट्री जो है अच्छी कहलाएगी, है ना। Here Arnold recommends certain lines of Homer, Dante, Shakespeare, Milton as a touchstone for testing the presence or absence of high poetic quality in samples chosen from other poets. अब जो है होमर ने, आर्नोल्ड ने क्या किया, आर्नोल्ड ने इनकी लाइंस ली, होमर, डांटे, शेक्सपियर, मिल्टन की, एज टचस्टोन फॉर टेस्टिंग। क्या टेस्ट करने के लिए? कि जो पोइट्री के अंदर जो क्वालिटी है उसको, उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए, इनकी और प्रेजेंस और अब्सेंस को चेक करने के लिए इनकी लाइंस ली एज अ टचस्टोन मेथड इज इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक एक्टिविटी टू critical evaluating by providing comparison and analysis are two primary tools for judging the individual poets. क्या
टचस्टोन मेथड था उसके अंदर क्या किसकी किसके बेस पे जज कर रहे थे, वो कंपैरिजन कर रहे थे और एनालिसिस कर रहे थे पोइटिक जो इंडिविजुअल पोइट की क्वालिटी को, उसके वर्क की क्वालिटी को चेक करने के लिए। Chaucer, Dryden, Pope, Shelley fall short of the best because they lack high seriousness. Even Shakespeare thinks too much of expression. Expression के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे थे. Too little of conception. Concept के बारे में वो कम सोच रहे थे और expression क्या जाएगा उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे थे. Arnold's ideal poets are Homer, Sophocles. इन दी एंशियंट वर्ल्ड में कौन से इनके फेवरेट थे? होमर और सोफोक्लीज. डांटे, मिल्टन एंड अमंग मॉडर्न्स. डांटे मिल्टन जो थे, डांटे और मिल्टन. अमंग मॉडर्न्स कौन थे इनके? गोथे एंड वर्ड्सवर्थ थे. आर्नोल्ड पुट वर्ड्सवर्थ इन दी फ्रंट रैंक नॉट फॉर हिज पोइट्री बट फॉर हिज क्रिटिसिज्म. आर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ को फर्स्ट रखा, क्यों? उनके पोइट्री के लिए नहीं, उनके क्रिटिसिज्म के लिए. Arnold's right, in order to judge poets' work properly, a critic should compare it to passages taken from works of great masters of poetry, and that these passages should be applied as a touchstone to the poetry. ये क्या करते थे? पुराने जो वर्क्स थे उनमें से, जो ग्रेट वर्क्स थे पोइट्री के, उनमें से जो पैसेजेस थे उनको लेते थे, फिर उनके साथ कंपैरिजन करते थे आगे जो वर्क्स हैं, दूसरी पोइट्री है. शॉर्ट पैसेजेस इवन अ सिंगल लाइन विल सर्व आवर टर्न क्वाइट सफिशेंटली. एक सिंगल लाइन भी जो पुराने वर्क्स की थी वो अपना पूरा सफिशेंटली काम करेगी जो हम चाह रहे हैं. जो हम पोइटिक क्वालिटीज़, पोइटिक वर्क या कोई भी वर्क है उसको चेक करना चाह रहे हैं, उसकी क्वालिटी को, उसके अंदर क्या कैसे वो अच्छा है, बुरा है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं है. तो ये जो पुराने जो प्रेफरेंसेस थी, पुरानी जो लाइंस थी या पुराने जो वर्क्स थे उनके अंदर, उससे लाइंस लेके उनके पैसेजेस से उसके साथ कंपैरिजन करके. Some of Arnold's touchstone passages are Helen's words about her wounded brother, Jesus addressing the horse of Pelissus, suppliant Alice's words to प्रीमियम फ्रॉम हैमलेट, फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट बुक 1. इनमें से जो थे वर्ड्स इन्होंने पैसेजेस लिए थे. केयर सेट ऑन हिज फेडेड चेस्ट and what is else not to be overcome. According to Arnold, poetry deal with ideas which were क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन नेचर. पोइट्री किसके साथ रिलेट करते हैं? हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि पोइट्री हम कहाँ से आइडियाज़ लेंगे, क्या रस्टिक एंड लो लाइफ से? तो इन्होंने भी यही बोला कि जो ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है, हम पोइट्री उससे रिलेट करेंगे. जो पोइट्री के आइडियाज़ हैं वो ह्यूमन नेचर से रिलेटेड होने चाहिए. एज सच वुड अट्रैक्ट मोर एंड मोर ऑफ मैनकाइंड. उसमें भी क्या बोला था? अगर ये जो हम लो रस्टिक ऑर्डिनरी लाइफ से लेंगे तो जो मैनकाइंड है, जो मैंस है, वो ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. यहाँ भी सेम बात है. ही रिगार्ड पोइट्री एज एन एसेंस ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग साइंस, रिलीजन, फिलोसफी. एसेंस ऑफ नॉलेज लिया की तरह इन्होंने रिगार्ड किया. उसके अंदर क्या इंक्लूड है? साइंस, फिलोसफी एंड रिलीजन. दस आर्नोल्ड हैज़ वेरी हाई कंसेप्ट ऑफ पोइट्री in an age of crumbling creeds and belief, when old scientific inquiry was breaking down long accepted belief, man faced a spiritual confusion. Garrod rightly remarks about Arnold when he states that Arnold religion was poetry. Arnold का religion उन्होंने क्या बताया? पोइट्री. Arnold regards poetry as a criticism of life. आर्नोल्ड ने किसके साथ क्रिटिसिज्म किया? लाइफ के साथ. और वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला था? पोइट्री फॉर लाइफ है ना. इन्होंने क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के ऊपर ही सारी पोइट्री है. उन्होंने भी लाइफ की बात की, यहाँ पे भी लाइफ की बात हो रही है. ही पुट्स फॉरवर्ड द मोस्ट फेमस प्रोनाउंसमेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ये बोलते हैं पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ बाय द लॉज ऑफ पोइटिक ट्रुथ एंड पोइटिक ब्यूटी. पोइटिक दो ला बताए हैं, पोइटिक ट्रूथ एंड पोइटिक ब्यूटी. अब जो है हम देखेंगे आगे इसके बारे में क्या बोल रहे हैं. द मोस्ट पावरफुल क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, द ग्रेटर वुड बी consolidation and spiritual strength. It would be
offer to mankind, therefore it is necessary to form a real estimates. यहाँ पे जो बात है रियल एस्टिमेट्स की बात है. और पोइट्री फॉर अ क्रिटिक, पोइट्री शुड अवॉइड हिस्टोरिकल एस्टिमेट एंड पर्सनल एस्टिमेट. अगर क्रिटिक फॉर अ क्रिटिक, अब क्रिटिक ऑफ पोइट्री, जो पोइट्री को क्रिटिक होते हैं उनको क्या इग्नोर करना है, अवॉइड क्या करना है, हिस्टोरिकल एस्टिमेट और पर्सनल एस्टिमेट. पर्सनल एस्टिमेट क्या होते हैं, अगर हम किसी को जानते हैं और उसका जो वर्क आया, हम उसको इसलिए पसंद कर रहे हैं कि हम उसको जानते हैं, वो मेरा रिलेटिव है, मेरा फ्रेंड है, कुछ भी है ना, हम उसको अपने पर्सनली हम उसको जानते हैं इस वजह से. तो ये तो रॉन्ग हुआ, क्योंकि हम इससे वर्क की पहचान नहीं कर पाएंगे कि उसके वर्क में क्या प्रेजेंट है भी क्वालिटी, नहीं है क्वालिटी, कुछ जो हमने क्या बोला, पोइट्री कहाँ से आई, ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है ना. तो ये सब प्रेजेंट है उसके अंदर या नहीं है, तो हमें नहीं पता लगेगा. अगर हम पर्सनली उसको जानते हैं, हम उसकी वैसे ही बड़ाई करते रहे, तो ये रॉन्ग है. तो यही बोला इन्होंने, पर्सनल एस्टिमेट मीन्स गिविंग इंपॉर्टेंस टू अ पोइट बिकॉज ऑफ पर्सनल एफिनिटीज़ एंड लाइकिंग्स. पर्सनल एफिनिटीज़ और लाइकिंग, हम उसको पसंद करते हैं, अपन पर्सनली हम उसे पसंद करते हैं इस वजह से. पर्सनल एस्टिमेट ऑफ अ पोइट लीड्स टू अ रॉन्ग जजमेंट. जो पर्सनल एस्टिमेट है वो तो रॉन्ग जजमेंट ही पास होगी, हम वैसे ही लाइक करते रहेंगे, है ना, जो चीज़ है ही नहीं अच्छी उसको लाइक कर देंगे, होता है ना कई बार. ही सेज आवर पर्सनल एफिनिटीज, लाइकिंग एंड सर्कमस्टांसेस हैव ग्रेट पावर टू स्वे आवर एस्टिमेट ऑफ दिस एंड और दैट पोइट्स वर्क. हिस्टोरिकल एस्टिमेट क्या होते हैं, टू जज अ पोएट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू हिज इंपॉर्टेंस इन अ कोर्स ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री. अब जो है जैसे कई लोग बहुत पुराने पुराने होते हैं ना, उसकी जो उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो हमें लगता है कि ये राइटर है, बहुत ज़्यादा बड़ा राइटर है, इसके तो वर्क्स अच्छे ही होंगे, तो इसलिए भी हम एस्टिमेट लगा देते हैं. तो वही बात है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू जजमेंट, इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू जजमेंट ऑफ पोइट्री. ये भी कोई जजमेंट ट्रू नहीं है. द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशंस लैंग्वेज थॉट पोइट्री इज़ profoundly interesting, and by regarding a poet's work as a stage in this course of development, we may easily bring ourselves to make it important than it itself. It really is. We may come to use language of quite as exaggerated praise in criticizing it, in short to overrate it. ये इन्होंने इसके बारे में बताया है. आर्नोल्ड इज वेरी मच कंसर्नड अबाउट द रियल एस्टिमेट्स ऑफ वर्क ऑफ आर्ट. अब जो हमें क्या करना है, हमने ना पर्सनल करना ना हिस्टोरिकल करना, हमने कौन सा करना है, हमने रियल एस्टिमेट करने हैं, ठीक है, और वर्क ऑफ आर्ट. ही पॉइंट्स आउट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द रियलिटी ऑफ द पोइट्स क्लासिक करेक्टर. पोइट का जो क्लासिक करेक्टर है उसकी रियलिटी के ऊपर, रियलिटी ऑफ पोइट्स क्लासिक करेक्टर. इफ़ ही इज़ dubious classic, let us shift him. If he is false classic, let us explore him. But if he is real classic, and if his works belong to the class of the best, then the great thing for us is to feel and enjoy his works as deeply as we can. अब उन्होंने बोला अगर वो रियल है तो हमें उसके वर्क्स को उतने ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, डीपली जाके एक्सप्लोर करना है जितना हम कर सकते हैं. Constantly in reading poetry, a sense for the best, the really excellent, and of the strength and joy to be drawn from it should be present it in our mind and should govern our estimate of what we read. In nutshell, we can say that to judge a literary work, both matter and manner of a style should be taken into consideration. The greatest poetry has truth and seriousness to an eminent degree. The best poetry has a subject of a poem is a great, its diction, its style to be great. अब इन्होंने क्या बोला है, अगर जो उसका मैनर है, उसका मैटर है, उसका लिटरेरी वर्क हम कैसे जज करेंगे, उसका मैटर देखेंगे, उसका मैनर देखेंगे, उसका स्टाइल भी देखना पड़ेगा हमें, किस स्टाइल में लिखी है. और जो ग्रेटेस्ट पोइट्री क्या होगा, ट्रुथ होगा, सीरियसनेस होगी, है ना. और जो बेस्ट स्टोरी, जो बेस्ट पोइट्री होगी उसके अंदर जो उसका डिक्शन होगा वो भी, और उसका स्टाइल होगा वो भी ग्रेट होना चाहिए. द ग्रेटनेस ऑफ अ पोइट्री लाइज in his powerful and beautiful application of ideas to life, to the question how to live. ये जो है इन्होंने बोला है ग्रेटनेस ऑफ पोएट्री कहाँ लाई करती है, ब्यूटीफुल एप्लीकेशन, एक मिनट, ब्यूटीफुल एप्लीकेशन के ऊपर, और जो आइडियाज़ है लाइफ के, टू द क्वेश्चन हाउ टू लिव, इस क्वेश्चन के ऊपर कि कैसे लिव करना है. सॉरी गाइस, पीछे आवाज़ आ रही होगी. तो ये जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब जो है
हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट यूनिट का। अब अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज़ एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी हार्ड वर्क कर रही हूँ, इसलिए तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, कमेंट कर देना। शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर